अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर नज़ीर और आज हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं इनसाइट विद डॉक्टर आमिर। आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो बड़े ही यूनिक हैं, डॉक्टर उसामा मुनीर। डॉक्टर उसामा मुनीर के एजाज़ में ये बात जाती है कि इन्होंने साउथ पंजाब में पहला टैवी केस किया, यानी बगैर ओपन हार्ट सर्जरी के इन्होंने हार्ट के वाल्व चेंज किए, यानी आप इसको यूँ कह लें कि बगैर ऑपरेशन के इन्होंने दिल के जो वाल्व होते हैं वो चेंज किए। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था और इसके पीछे कितनी मेहनत थी, इसमें क्या परेशानियां थी, क्या रुकावटें थी और क्या चैलेंजेस थे, ये सारी बातें आज हम डॉक्टर उसामा मुनीर से डिस्कस करेंगे और एंड में हम इनके बारे में जानेंगे कि डॉक्टर उसामा मुनीर हैं कौन। तो आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप बड़े कीमती टाइम से निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए और ये बड़ा टॉपिक बड़ा रेलेवेंट था क्योंकि आपकी ख़बरें बड़ी वायरल हो रही थी, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में। तो हमने सोचा कि आपसे इसके बारे में पूछा जाए। थैंक यू सो मच। तो सर, ये टैवी होती क्या है? यानी आम तौर पर लोगों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि दिल का ऑपरेशन होता है, उसको खोला जाता है, चीरा फाड़ा जाता है, उसके बाद उसके वाल्व चेंज किए जाते हैं। तो ये जो टैवी का कॉन्सेप्ट, ये क्या है? सबसे पहले डॉक्टर अमित, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मुझे अपने पॉडकास्ट के लिए। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि एक बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी को विद टैवी। ओपन हार्ट सर्जरी तो ये होती है कि हम जो दिल का वाल्व है वो पूरा सीना खोल के हम उसको तब्दील करते हैं। टैवी का बेनिफिट ये है कि आप सीना नहीं खोलते, आप टांग के ज़रिए या गर्दन की नाली के ज़रिए एक बड़ा कैनुला डाल के उसके ज़रिए आप दिल के वाल्व को तब्दील करते हैं। बेसिकली वो पुराना वाल्व वहीं पे रहता है और उसकी जगह आप एक नया वाल्व डाल देते हैं। जैसे दिल की नालियों में हम स्टंट डालते हैं, सेम ऐसा ही है, लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि साइज़ बड़ा होता है और वो दिल के वाल्व के अंदर जाके आप एक नया वाल्व इम्प्लांट कर देते हैं। और ये यानी बीमारी की ये कौन सी कंडीशन होती है? यानी अगर एक बंदे को दिल का मर्ज़ है, वो किस स्टेज पे होता है जहाँ जाके हम टैवी तक जाते हैं या ये ज़रूरत पेश आती है? अच्छा, इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं दिल की नालियों को दिल के दरवाज़ों की ब्लॉकेज के साथ। ये दो डिफरेंट चीज़ें। एक तो है कि जो दिल की नालियों की ब्लॉकेज है जिसमें हम स्टंट की या एंजियोग्राफी की बात करते हैं, और एक जो दिल के दरवाजे हैं। अच्छा, ठीक तो है। ये प्रोसीजर जो हम करते हैं, ये जो दिल का मेन वाल्व है जिसे हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं, अच्छा, ठीक ये उसकी जब ब्लॉकेज स्टार्ट होती है तो उसके बाद हम इसमें ये प्रोसीजर करते हैं कि हम पेशेंट को डिसाइड करते हैं कि हमने ओपन हार्ट की तरफ जाना है अच्छा, ठीक या हमने टैवी की तरफ जाना है। ठीक है, तो वो हम पेशेंट के सिनेरियो के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हमने पेशेंट को किस प्रोसीजर की तरफ। यानी बेसिकली ये नालियों के ब्लॉकेज की सूरत नहीं नहीं नहीं, ये नालियों के लिए डिफरेंट है। अच्छा। ये जो दिल के दरवाजे हैं, ये उसकी तंगी के लिए बेसिकली हम ये प्रोसीजर करते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा एक हसास ऑपरेशन होता होगा, तो बड़ा आपको फोकस होना पड़ता है। तो उसमें उस सिचुएशन में आप फिर क्या फील करते हैं? अब ये जो पाकिस्तान में सबसे पेचीदा तीन प्रोसीजर्स हैं, ये उसमें शामिल है और अभी पूरे पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये प्रोसीजर होते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमने भावलपुर में प्रोसीजर किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आमिर भी सारा एक टीम वर्क होता है, उसके बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आप एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें आपकी पूरी टीम, आपके एनेस्थीसिया वाले, आपके कार्डियक सर्जन्स, आपका नर्सिंग स्टाफ, आपके टेक्नीशियंस, हर बंदा इन्वॉल्व होता है। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी हेल्प के लिए लोग आते हैं, प्रॉक्टर्स जो कहते हैं, वो उनका रोल बहुत ज़्यादा है इसमें। डॉक्टर असद का नाम मैं लाजमी लूँगा, डॉक्टर असद अकबर खान शफ़ा से, मतलब वो आउटस्टैंडिंग बंदे हैं। उनकी हेल्प के साथ, उनकी अंडर सुपरविजन ये सारा प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया है। तो ये हमारे लिए, और सबसे अच्छी बात है कि इसका आउटकम बहुत अच्छा, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल हुआ, पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर गया, पेशेंट कंफर्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस तरह के जो सेंसिटिव ऑपरेशंस होते हैं या जो भी प्रोसीजर होते हैं, उसमें ज़ाहिर है नाकामी के चांसेस होते हैं, ख़दशात होते हैं इंसान के दिल में। तो ज़ाहिर है डॉक्टर के दिल में भी कोई बात आती होगी, मरीज़ भी कुछ ना कुछ सोचता होगा। तो वो जो आपके इमोशंस थे या वो जो आपके अंदर की हालत थी, वो कैसी थी और आपने कैसे उसको टैकल किया? बिल्कुल, ये डुअल सोर्ड होती है कि अगर तो अच्छा हो जाए फिर तो वाह वाह होगी, और अगर खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर जाहिर बात है ब्लेम आपको लेना पड़ता है। तो लेकिन हमेशा देखिए, मैं हमेशा से ओपिनियन है कि अगर फेयर गेम करें और आपकी नीयत ठीक है तो फिर उम्मीद है अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करते हैं। तो इसमें पेशेंट को बेसिकली पहले सर्जरी के लिए पेशेंट वेट कर रहा था, तो लकीली हमारे पास ये सारा सिस्टम अरेंज हुआ, फंड्स भी अरेंज हुए, हमारे पास चीज़ें भी आ गई। तो हमने पेशेंट को रिक्वेस्ट किया और वो फैमिली बहुत ज़्यादा विलिंग थी कि वो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे। वो तो बेचारे बस मजबूरी में फंसे हुए थे। हाँ, तो जैसे ही उनको हमने ऑप्शन दिया तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, और प्राइवेट सेटअप में काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर है। तो ये कि फिर हमने 20 से 25 दिन के अंदर सारा वर्कअप किया, पेशेंट का प्रोसीजर, सीटी, हर चीज़, फिटनेस,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये प्रोसीजर किया, सेफ हो ये गया। कितना महंगा होता है, आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है इस अभी चूंकि बेसिकली इसमें जो मेजर कॉस्ट है हमें भी वो वेल्व की है, वेल्व महंगा है बेसिकली। अच्छा ठीक। तो जो वेल्व की सिर्फ वेल्व की कॉस्ट है वो 30 लाख है। तो प्राइवेट सेटअप्स में तकरीबन इसके चार्जेस 55 से 60 लाख है। हमारे यहाँ पे हर चीज़ फ्री है। तो ये इसमें भी क्रेडिट जाता है बेसिकली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, पंजाब गवर्नमेंट को, कि उन्होंने हम बहुत हेल्प की इस रिगार्ड में। खासतौर पे हमारी प्रिंसिपल मैडम सोफिया का, मैडम ने हर जगह पे सपोर्ट किया है। फिर हमारे डॉक्टर शारद साहब जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी के, सर ने हर जगह में सपोर्ट किया। फिर डॉक्टर गौहर बशीर साहब हैं जो हमारे MS हैं, सर ने हमें हर जगह सपोर्ट किया। तो इन्होंने कहीं भी कोई मसला क्रिएट नहीं होने दिया। तो ये ग्रेटनेस है इनकी कि इन्होंने हर जगह में सपोर्ट किया, इसलिए बहुत स्मूथली प्रोसीजर हुआ। इसमें जो ओपन हार्ट सर्जरी और टेवी, इनमें कॉस्ट का फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो ओपन हार्ट सर्जरी है, अगर हम एक तो गवर्नमेंट सेक्टर पे तो वैसे ही फ्री है, लेकिन एक अगर ओपन हार्ट सर्जरी हम प्राइवेटली किसी जगह पे करवाएं तो तकरीबन उसके चार्जेस आपको 7 से 8 लाख पे करने पड़ते हैं। अब यही प्रोसीजर जो टेवी वाला है ये आप तकरीबन 55 से 60 लाख पे करते हैं पेशेंट। गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों चीज़ें फ्री हैं, तो इसलिए हम, और ये है कि हम बहुत रूटीनली नहीं करते क्योंकि कॉस्ट की वजह से, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस कर लें कि जिसकी बेस पे हम थोड़ा सा इस सिस्टम को रेगुलर स्टार्ट कर सकें। अच्छा ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बड़ी अचीवमेंट है आपकी माशाल्लाह। इसके पीछे ज़ाहिर है सिर्फ आप नहीं, पूरी टीम है, उसमें आप डॉक्टर असद का नाम लिया, डॉक्टर सोफिया साहबा का नाम लिया। तो आपकी टीम कितनी खुश थी, आप कितने खुश थे? और इनके अलावा कोई ऐसा करैक्टर जिसको आप एक क्रेडिट देना चाहें कि यार ये इस बंदे का जो रोल है बड़ा मेजर था? इसमें मेजर बंदे तो ये सारे थे जिनका मैं नाम ले चुका हूँ। इसमें जो हमारे, मैं दोबारा डॉक्टर असद का ही नाम लूँगा। डॉक्टर असद हमारे पास शफा से आते हैं। सर बहुत अच्छे बंदे हैं और सर एज अ प्रॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो सर ने हमें हर स्टेज पे प्रोसीजर स्टार्टिंग से लेकर इवन जब हमने पेशेंट सेलेक्ट किया, पेशेंट की सिलेक्शन से लेकर पेशेंट के डिस्चार्ज तक हर प्रोसीजर में सर इन्वॉल्व है मेरे साथ ना। और ये उनकी ग्रेटनेस है कि वो अपने बिजी टाइम में से उन्होंने हमें टाइम दिया ना। फिर दूसरा हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मतलब मैं अगर दोबारा उन्हीं तीनों का ही नाम लूँगा, मैडम सोफिया का, शारद साहब का और गौर साहब का, कि उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कि देखिए आपकी फंड्स एलोकेशन है, आपकी स्मूथ सिस्टम है, आपके परचेज सेल वाले आपके साथ हैं, आपके फार्मासिस्ट आपके साथ हैं। इसमें इब्तिसाम जो हमारे चीफ फार्मासिस्ट हैं उनका रोल था। फिर हमारी जो नर्सिंग टीम थी जिसमें मैडम साजदा, सिस्टर फरजाना, आमिर, इनका बड़ा मेजर रोल था। तो मतलब जब तक आपके सारे बंदे एक पेज पे ना हो ना तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप इस प्रोसीजर को स्मूथली कर सकें ना। और लकीली हमारी टीम बहुत अच्छी है कि एक स्मूथ तरीके से हर चीज़ डिवाइस होगी और बड़ा स्मूथली काम। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी जनूबी पंजाब में इसकी आपको फील होता था कि जनूबी पंजाब में इसकी ज़रूरत है, और भावलपुर में ही यानी आप BVH में ही करने का ख्याल कैसे आया? हमें जब मैं कराची से वापस आया तो ये काफ़ी ऐसे से एक ख्वाब कह लें या एक बड़ा, मेरी ये कोशिश कर रहा था कि हम अपने सेंटर में अपने सेटअप पे ये चीज़ स्टार्ट करें। क्योंकि लोग ये समझते हैं पता नहीं भावलपुर बहुत ही छोटा शहर है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें थोड़ा सा शहर की वजह से मार पड़ जाती है कि हमारा शहर छोटा है। लेकिन सेटअप वाइज अगर हम अपने कार्डिक सेंटर को कंपेयर करें तो शायद पूरे पाकिस्तान में जो भी पीक के कार्डिक सेंटर्स हैं उनके पास जो जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो हर चीज़ हमारे पास है कार्डिक सेंटर में। अब लेकिन चूंकि शहर छोटा है, थोड़े लोग भी ट्रस्ट कम करते हैं, तो इस तरह के प्रोसीजर ना लोगों को फिर आपका ट्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट होता है कि हाँ ये प्रोसीजर यहाँ पे हो रहे हैं, तो फिर लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। और इसका मुझे जो लगता है कि एक तो आपके सेंटर का नाम बनता है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बनता है, और दूसरा आपका एक वैल्यू बढ़ जाती है कि कार्डिक सेटअप्स में कि हाँ ये प्रोसीजर यहाँ पे हुआ है। बेशक एक ही हुआ है लेकिन उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता एक पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों का ट्रस्ट भी डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, दिल की ऐसी कौन सी बीमारियां या यूं कह रहे हैं ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनको लोग आम तौर पर नज़रअंदाज कर जाते हैं? देखिए इसमें एक तो सिंपल चेस्ट पेन है ना, कि सीने का दर्द है वो तो हर बंदा समझता है कि हाँ सीने का दर्द है, मुझे दिखाना चाहिए किसी न किसी को। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है कि बाज़ वक़्त मैदे के दर्द को लोग कंफ्यूज करते हैं। अच्छा ठीक है। बाज़ वक़्त ये होता है कि किसी को मैदे में दर्द हो है, वो ओमेप्राजोल भी खा रहा है, म्यूकेन भी पी रहा है, वो कहता है कि नहीं मैदे का ठीक हो जाएगा, और वो बाज़ वक़्त वो इंपॉर्टेंट टाइम विंडो मिस कर देता है। ठीक है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जो मैदे का दर्द है ये सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ है कि आपको इसका डायग्नोसिस करना है कि ये मैदे का दर्द वाकई मैदे का या नहीं है। तो मेरी नज़र में अगर आपको लगता है कि मैदे का दर्द है तो एहतियातन फिर भी आप एक ECG अपनी लाजमी करवाएं, ताकि कुछ चीज़ें, वो कुछ हार्ट अटैक ऐसे हैं जो मैदे के दर्द के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सारी तरफ से सेफ रहें ना। तो ये एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है जिसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। बाकी किसी को अगर सांस फूल रहा है, सीने में दर्द है, तो उसको दिखाना चाहिए। और अगर किसी शख्स में ये जो आप कह रहे हैं जी ये अलामात आ जाएँ, उसको मैदे का दर्द स्टार्ट हो जाता है और आप समझें या सीने का दर्द है,
तो उसको फौरी क्या करना चाहिए, यानी अपने तौर पे भी वो क्या करे और कौन से डॉक्टर के पास जाए, कैसी वो सहूलत से फ़ायदा उठाए? ठीक है मेरे भाई, अगर तो किसी को सीने का दर्द है और साथ उसको पसीने आ गए हैं, ठीक है, अगर तो घर में जो भी फर्स्ट एड अवेलेबल है, जिसमें अगर आपके पास कोई डिस्प्रिन पड़ी है आप डिस्प्रिन ले लें, च्यू कर लें उसको। अगर आपके पास क्लोपिडोग्रेल पड़ी है तो उसकी कोई 4 गोलियां खा लें, ठीक है। अगर एंजासिड पड़ी है तो एंजासिड। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप सिटी में और हॉस्पिटल आपके पास है तो बेहतर है कि जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल जाएं। अगर एक मरीज़ है जिसको चेस्ट पेन है, स्वेटिंग हो रही है, तो आप वेट ना करें घर में, ठीक है। फ़ौरन से पहले अपनी ईसीजी करवाएं जाके, वहीं पे जो आपकी इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर डिसाइड होता है कि हमने पेशेंट को आगे कैसे लेके चलना है, आया एडमिट करना है, डिस्चार्ज करना है, या जो भी देखना है वो उसी वक्त हो जाता है। बट वो टाइम विंडो ज़ाया नहीं करने कि जो घर में आप ये वेट करते हैं कि यार तबीयत बेहतर होगी तो फिर मैं जाऊँगा, वो विंडो ज़ाया ना करें। और क्या जो आपका ज़हनी दबाव है, कोई डिप्रेशन है, कोई बंदा टेंस है, वो भी दिल के अमराज पे असरअंदाज होता है? देखिए इसमें जो आपका इन्वायरमेंट है ना वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ख़ास तौर पे जो आपका स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है ना, ये कार्डिक पेशेंट्स के लिए ये एक रिस्क फैक्टर में शामिल है। आपका स्ट्रेस, ज़ाहिर बात है जब आप स्ट्रेस में होते हो तो इसके साथ आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपकी बाकी चीज़ें, बाकी हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि जो आगे जाके इस चीज़ को ख़राब करते हैं। इसलिए कार्डिक पेशेंट्स के लिए हम ये कहते हैं कि एक स्मूथ, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये, और जिस तरह का आजकल का इन्वायरमेंट है कि एक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, जॉब्स के मसले हैं, घरेलू इश्यूज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें उसकी सेहत पे इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए पीस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है एक सेहतमंद इंसान के लिए। अगर आपका दिल बीमार है, आपका कार्डियक इशू है, तो आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं? एक्सरसाइज में, डाइट में और माहौल में, या तर्ज़ ज़िंदगी में वो क्या करे? इंसान ऐसा क्या करे कि जिससे वो अपने तौर पर इन बीमारियों से बच सके? अगर तो हमें भी आपको कोई मेजर हार्ट अटैक नहीं हुआ और आपने अगर कोई अपनी एको करवाई है और एको बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसका मतलब है कि सिर्फ आपको रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि जिसमें आप, अगर आपको शुगर है तो आप शुगर अच्छी कंट्रोल करें, अगर आपको ब्लड प्रेशर तो आप ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल करें, अगर आपको लिपिड्स के इशू है तो आप अपना लिपिड का प्रोफाइल करवाएं, वो अच्छी कंट्रोल करें, आप डेली वॉक करें, एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स की वॉक करें, अपना डाइटरी पैटर्न चेंज करें, ये फास्ट फूड्स वगैरह, जंक फूड, इसको कट डाउन करें। तो ये ऐसी चीज़ें कि जिसके साथ आप अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई कहता है कि यार मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसे टेस्ट करवाऊंगा जिससे मुझे पता चले कि मुझे कोई मसला स्टार्ट तो नहीं होगा, तो हम ये कहते हैं कि जो सबसे बेसिक टेस्ट है कि आप एक कॉर्नरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर है, बस वो एक स्कोर करवा लें, आपको किसी और टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि थोड़े से एटिपिकल से सिम्टम्स हैं तो आप फिर वो एक ट्रेडमिल वाला टेस्ट होता है, आप वो ट्रेडमिल वाला टेस्ट करवा सकते हैं। तो अगर कैल्शियम स्कोर आपका 0 है तो काफ़ी हद तक तसल्ली है कि हाँ आपको कोई मेजर इशू नहीं है। और अगर आपको एटिपिकल सिम्टम्स हैं तो आप कुछ ना कुछ अपना वर्कअप करवाएं, अगर वो ठीक है तो सही है, तसल्ली है। फास्ट फूड के अलावा मसलन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी खानी चाहिए? हाँ देखिए, इसमें मेजर पोर्शन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि देखें कोई बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं होती, लेकिन बेहतियाती भी नहीं होनी चाहिए। आप हर चीज़ खाएं, आप मुर्गी खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं, लेकिन एक पोर्शन फिक्स होना चाहिए जिस पोर्शन में आपके ये चीज़ें भी शामिल हों, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हों। तो वो एक जो इक्वल पोर्शन बनता है ना, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। बजाय कि आप डेली गोश्त खाएं या डेली सब्जियां खाएं या डेली दालें खाएं, तो ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। आप हर चीज़ लें, लेकिन एहतियात के साथ लें, इतदाल के साथ लें। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी तक चीज़ें स्मूथ रहेंगी। जब कोविड आया था, तो जब वैक्सीनेशन हो रही थी, तो आम एक तासुर था कि इससे भी हार्ट अटैक हो सकता है या दिल की बीमारी कोई हो सकती है। तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने, बल्कि मेजॉरिटी ने वैक्सीनेशन करवाई, तो अब दिल की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें भी कोई ऐसा फैक्ट है? जो कोविड के साथ था, हमें भी वो एक मिथ था कि हाँ, लेकिन शुरू में चूंकि कोविड एक स्टेट ऐसी थी कि जिसमें शुरू में लगता था कि खून गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमने वो जो क्लेक्सेन के या जो भी इंजेक्शन लगे हुए थे खून पतला करने के लिए, या जो भी गोलियां कोविड के साथ खा रहे थे, वो इसी मकसद के लिए था कि आपको कोई मेजर इवेंट ना हो, ठीक है। इसीलिए कोविड एक रिस्क फैक्टर था उस वक्त इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के लिए। अभी तो उसका जैसे जैसे डाटा, अभी तो जाहिर बात है कि 5 साल पूरे हुए हैं, अभी अगले 2-3 सालों के अंदर एक कंप्लीट डाटा आ जाएगा कि कोविड के मतलब पोस्ट सिक्वल क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो उसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ा है, बिल्कुल कोविड उसमें एक रिस्क फैक्टर शामिल है, लेकिन अभी डिटेल जब तक हमारे पास पूरी स्टडीज़ नहीं आ जाती तब तक उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये कि कोविड के दिनों में जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट थे वो ज़्यादा इफेक्ट हुए, क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे, और कोविड की वजह से जब स्ट्रेस पड़ा तो इसलिए थोड़ा सा मोर्टेलिटी बढ़ी है उसकी वजह से। अभी चंद दिन पहले एक लाहौर में हमारे एक टीचर लेक्चर देते हुए गिर पड़े, उनकी डेथ हो गई। इंडिया की एक मारूफ एक्टर शिफाली, उनकी भी डेथ हो गई, और कहा जाता है कि कार्डियक अरेस्ट था। अब ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये क्या होता है, उनमें क्या फ़र्क है? जो कार्डियक अरेस्ट है तो वो पेशेंट की सडनली कोलैप्स हो जाता है। अब हमें रीज़न ढूंढनी होती है। अब पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसलिए हम कहते हैं कि आपकी जो बेसिक पॉपुलेशन है उसको BLS की ट्रेनिंग होनी चाहिए,
BLS तो जस्ट एक बेसिक लाइफ सपोर्ट है, इसमें सिंपल बस आपको चेस्ट कंप्रेशंस का और एयरवे मेंटेन करने का तरीका आना चाहिए। बाहर की दुनिया में तो ये पूरी अब आम पब्लिक के लिए भी कोर्सेज होते हैं ना, हमारे यहाँ पे ये चीज़ अभी लैकिंग है। वो जो यंग प्रोफेसर थे वो बिल्कुल यंग थे, अब हमें नहीं पता अंडरलाइंग प्रोसीडिंग की क्या कॉज है, लेकिन सडनली कोलैप्स हुए, रिवाइव नहीं हो सके। अगर रिवाइव हो जाए उसके बाद फिर हम कॉज देखते हैं कि हाँ, अगर तो पेशेंट को हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो फिर तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। और अगर पेशेंट को किसी और रीजन की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो वो हमें उसके बाद पता चलता है, जब तक हम पेशेंट को रिवाइव नहीं कर लेते। तो एक बार पेशेंट जब रिवाइव हो जाता है तो तब उसके बाद फिर हम उसका वर्कअप करवाते हैं कि हाँ, इस यंग बंदे में रीज़न क्या हुई, क्योंकि यंग बंदों में थोड़ा सा सडन कार्डिक डेथ की या कार्डिक अरेस्ट की रीज़न थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर थोड़ा सा एज ज़्यादा हो, जो 50-60 प्लस हो, तो उसमें हमें लगता है कि ये जो कार्डिक अरेस्ट है मोस्ट लाइकली इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हुआ है। जो यंग बंदे उसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कम है, लेकिन दिल की और बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से सडन कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, तो हमें उसके लिए प्रॉपर वर्कअप की जरूरत होती है एक दफ़ा जब तक पेशेंट। यानी आप ये कहते हैं कि हार्ट अटैक भी कार्डियक अरेस्ट की वजह है? बिल्कुल, कार्डियक अरेस्ट में एक मेजर रीज़न आपकी हार्ट अटैक है। वो अगर तो पेशेंट आपका रिवाइव हो जाता है, जिसमें अमूमन ये होता है कि जो हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट होते हैं, तो वो तो हम इस तरह करते हैं कि पेशेंट को CPR करते हुए हम कैथ लैब ले जाते हैं, उसी वक्त एंजियोग्राफी करके जो भी नाली बंद है हम उसको कोशिश करते हैं खोल दें, और उसके बाद फिर हम पेशेंट का जब तक वो एक रॉस्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं कि जब तक रिटर्न ऑफ कॉन्शियस सर्कुलेशन नहीं अचीव होती, तो तब तक हम देखते हैं कि उसके बाद अब पेशेंट कैसा बिहेव कर रहा है। और अमूमन होता है कि ये पेशेंट अच्छा बिहेव कर जाते हैं कि जो हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट में जाते हैं। अमूमन ये होता है कि अगर नाली खोल दें तो वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने अक्सर सुना है कि एक बंदे को एक हार्ट अटैक हो गया, फिर सुनते हैं कि अब दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया। अब ये स्टेजेस कैसे आती हैं, और इन तीनों स्टेजेस के बाद, ये जितनी भी स्टेजेस इसके बाद दिल नॉर्मल हो सकता है? हमें भी इसमें बेसिकली दो चीज़ें डिफरेंट है। एक होता है कि जैसे हम उसमें मेजर हार्ट अटैक कहते हैं कि जिसमें एक नाली मुकम्मल बंद हुई और उसके बाद आप उसे फ़ौरन एंजियोग्राफी के लिए ले गए, जो भी नाली बंद थी आपने उसको खोल दिया, उसका ट्रीटमेंट हो गया। जो रिपीटेड होते हैं कि उससे हम जो छोटे हार्ट अटैक कहते हैं, जिसमें आपका सिर्फ चेस्ट पेन होता है, आपका एक टेस्ट ट्रोपोनिन वाला पॉजिटिव होता है, तो हम उसे बेसिकली एनस्टेमी लेबल करते हैं कि उसे हम माइनर हार्ट अटैक कहते हैं। तो बेसिकली लोग उसी को कंफ्यूज करते हैं कि पहले भी हार्ट अटैक हुआ, फिर दोबारा हार्ट अटैक हुआ, फिर दोबारा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप अंडरलाइन कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। जैसे एक पेशेंट है, उसको एक दफ़ा चेस्ट पेन हुआ, ट्रोपोनिन पॉजिटिव था, उसने कहा कि मुझे हार्ट अटैक हो गया। अब उसको चाहिए कि जब वो ठीक है तो यही टाइम है इलाज करवाने का। अमूमन होता है कि जब पेशेंट कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, अमूमन होता है कि वही विंडो होती है जो वो मिस करता है। तो मेरी नज़र में जब भी इस तरह का किसी पेशेंट को मसला हो तो उसको चाहिए कि जब तक किसी को दिखा के अगर उन्हें लगता है तो फ़ौरन एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ तो उसको प्रिवेंट कर सके। एक दफ़ा जब मेजर डैमेज हो जाए फिर थोड़ा सा उसको दोबारा रिवाइव मतलब वापस लाने में उसी कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर आप दिल की नालियों को बेहतर कर दें तो चांसेस ये होते हैं कि जो दिल के पट्टे हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं विद टाइम में। इसकी क्या इलामात है? मसलन जब हार्ट अटैक हो जाता है, मुझे कैसे पता चला कि हार्ट अटैक हो चुका है? देखिए, वो अमूमन ये होता है कि पेशेंट आपको आके कहेगा कि सीने में शदीद दर्द है, ऐसा लगता है कि किसी ने सीने पे पत्थर रख दिया है, दोनों बाजू में, जॉ में, गर्दन में दर्द जा रहा है, आपको परफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, आपको नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है। तो ये बड़े टिपिकल से फीचर्स होते हैं। बाज़ का कुछ पेशेंट बड़े एटिपिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। अमूमन दो सबसेट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फीमेल्स में और एक डायबिटिक्स में, कि वो उस तरह की टिपिकल प्रेजेंटेशन नहीं होती। जैसे हम एक कहते हैं ना कि यहाँ एक बंदा आया, वो कहता है मुझे सीने में दर्द है, तो अमूमन फीमेल्स में और डायबिटिक्स में ये बड़े एटिपिकल प्रेजेंटेशंस होती हैं। लेकिन हम फिर भी सेफ साइड पे विंडो रखते हैं कि हम ECG लाजमी करवाते हैं ताकि मूव आउट कर सके कि कोई मेजर इशू तो नहीं है। और ECG से हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये वो बड़ा हार्ट अटैक या स्टेमी जिसे हम कहते हैं वो है या नहीं है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर तो स्टेमी है या वो मेजर हार्ट अटैक है, फिर तो फ़ौरन मरीज एंजियोग्राफी में जाएगा, उसी वक्त एंजियोग्राफी होगी, जो भी नाली बंद है उसको खोलेंगे, जिसे हम प्राइमरी PCI कहते हैं। और वो हमारे पास अब तो पूरे पंजाब में 24 घंटे अवेलेबल है। अच्छा, जिस तरह बॉडी के बाकी ऑर्गन्स हैं, जैसे ना एज के साथ साथ आपके बाजू कमज़ोर हो जाते हैं, टांगें वो काम करना छोड़ जाती हैं, इस तरह दिल की भी कोई एज होती है? मसलन दिल की कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि दिल जाके कमज़ोर होना शुरू हो जाता है उस एज में, या उस एज में जाके उसको बढ़ाया जा सकता है? कोई ऐसा प्लान हो सकता है? दिल की एज तो नहीं होती, लेकिन ये कि ये जो भी प्रीसीडिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ है या दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए, तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि वो थोड़ा सा जो भी सिम्टम्स हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है,
अमूमन ये होता है कि हम तो ये कहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर आपको और वक्तन वक्तन अपने कुछ ना कुछ टेस्ट करवाते हैं ताकि हम देख सकें कि कोई भी इवेंट होने से पहले पहले उसको हमें पता चले कि हम कुछ कर सकते नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे पहले भी बात करता कि कैल्शियम स्कोरिंग है, या अगर आपको लगता है कि कोई एटिपिकल से सिम्टम्स है तो बेसलाइन ईटीटी हम करवा सकते हैं, ताकि हम थोड़ा सा सेफ साइड पे हम ये डिसाइड कर सकें कि कोई और चीज़ हमें तय करने की ज़रूरत है या नहीं इसमें। टेवी, ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास, ये तीनों ऐसी टर्म्स हैं जिसमें आम आदमी पक्का पक्का कंफ्यूज हो जाता है। इन तीनों में क्या फ़र्क है? जो हमें भी ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास है वो एक ही वर्ड है, हम चेंज करते रहते हैं उसको एक दूसरे से। अमूमन ये होता है कि बाईपास वही सिंपल वर्डिंग में हम बाईपास ही कहते हैं कि जो सीना खोल के एक बड़ा ऑपरेशन होता है, चाहे हम दिल के वाल्व तो डील करें या उसमें वो जो बाईपास लगाते हैं टांग से लेके, तो उसी को ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास कहते हैं। टेवी प्रोसीजर डिफरेंट है, इसमें आप सीना नहीं खोलते, इसमें आप टांग के जरिए गर्दन की नाली के जरिए जाके एक छोटा सा सुराख करके उसके जरिए जाके दिल का एक वाल्व तब्दील कर देते हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ एओर्टिक वाल्व के लिए होता है कि आपका एओर्टिक वाल्व में अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो उसमें चेंजेस करते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह के जिस तरह का आपने ये प्रोसीजर किया टेवी का, ये एक बड़ा कम्प्लेक्स और सेंसिटिव किस्म का, और इसके लिए आपको ज़ाहिर है जदीद किस्म का वो चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए और उसका पूरा सेटअप चाहिए। ऐसे सेटअप लगाने महंगे हैं, आसान हैं, उसमें इदारे या गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं? ऐसे सेटअप लगाना गवर्नमेंट के लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट के पास तो फंड होते हैं। प्राइवेट लेवल पे बहुत मुश्किल काम है, जाहिर बात है कि आपको पूरी कैथ लैब पूरा सेटअप करना है, आपको नई मशीनें चाहिए, नई इन्वेंट्री चाहिए। फिर उसके साथ आपको सिर्फ कैथ लैब की ज़रूरत नहीं होती, आपको बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है, जिसमें खासतौर पे आपका सीटी डिपार्टमेंट है, तो वो मशीन अलग है, आपको उसको रिपोर्टिंग के लिए बंदे चाहिए। तो गवर्नमेंट लेवल पे तो क्योंकि सेटअप्स लगे होते हैं, इक्विपमेंट पड़ा होता है आपके पास, से ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि वो करते हैं। इस दफ़ा भी हमारे इस केस में भी ऐसे ही हुआ है कि हमें पूरी सपोर्ट थी और किसी जगह पे हमें कोई हर्डल नहीं फील हुई कि हाँ कोई बंदा नहीं करवाना चाहता, नहीं, हमें स्मूथली हर चीज़ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो पेशेंट था जिसका आपने टेवी किया, उसके क्या इमोशंस थे या क्या फीलिंग्स थी? वो बिल्कुल इजीली एग्री हो गया था या आपको कन्विंस करना पड़ा? वो मर्द था, औरत थी, क्या था वो थोड़ी सी प्रोफाइल बता दें। अच्छा, पेशेंट का नाम नूर मोहम्मद था। वो कोई 65 ईयर ओल्ड मेल है। ये हमें भी आप भी जानते हो कि दरिया के पास मंगवानी का एक इलाका है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाका है हमारा ना, तो वो वहाँ से थे। पेशेंट जब पहली दफ़ा लकीली मिला तो उस वक्त थोड़ी सी बात की, तो पेशेंट से ज़्यादा उसकी फैमिली विलिंग थी बहुत ज़्यादा। तो फिर ये कि जब पेशेंट को भी बाद में थोड़ा बताया कि हाँ आपको सीना खोले बगैर इस तरह एक प्रोसीजर हो जाएगा और कॉस्ट इतनी है और आपको बिल्कुल इक्विपमेंट नहीं देना पड़ेगा, तो वो मोर देन हैप्पी थे कि हाँ ठीक है, और पेशेंट भी विलिंग था कि बस ठीक है मैंने यही करवाना है। तो उसके बाद जब प्रोसीजर स्मूथली हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी 3-4 दिन पहले भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल चलता फिरता है, पेशेंट फैमिली भी खुश है बहुत ज़्यादा। अच्छा माशाल्लाह। जो टेवी आपने किया, आपने टांग के रास्ते किया था या गर्दन की तरफ नहीं, से? हमने टांग से किया था। और अमूमन पूरी दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस टांग से ही होते हैं। अगर आपको लगता है कि टांग की नाली में कोई मसला है या साइज़ बड़ा नहीं है, तो फिर आप गर्दन के थ्रू या एक साइड से यहाँ पे एक्सलरी एक आर्टरी होती है सबक्लेवियन, वहाँ से भी कर देते हैं। तो लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इसमें टांग से ही हुआ है। इस टेवी में या जो ओपन हार्ट सर्जरी में टाइम का भी फ़र्क है, यानी इस पर कितना टाइम लगता है? हमें प्रोसीजर टोटल हमने असल में जीएमए किया था। अमूमन स्टार्टिंग जो भी प्रोसीजर्स होते हैं खासतौर पे टेवी वाले, पहले 2-3 केसेस हम जीएमए जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। अब तो पूरी दुनिया में जीएमए नहीं होते, तो कॉन्शियस सेडेशन में होते हैं, मतलब आप थोड़ा सा नींद की दवाई देते हैं और मरीज़ को फिर प्रोसीजर कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमारा पहला केस था तो इसलिए हमने जीएमए किया था। हमें तकरीबन 1.25 घंटे लगे थे। ओपन हार्ट सर्जरी में तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये है कि बहाल पेशेंट अच्छा हुआ। ठीक डॉक्टर साहब, अब अपने बारे में बताइए कि आपका बेसिक कहाँ से हैं, आपका जो तालीमी सफ़र है वो कहाँ से चलता गया, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ वो कैसे स्टार्ट हुई, ये एक ब्रीफ में बताइए अपने। हमें भी, मैं बेसिकली भावलपुर से हूँ, तो मेरी स्कूलिंग कॉलेज में ऐसी कॉलेज है। अच्छा। हमारा एक ही गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इदारा है भावलपुर का। मेडिकल कॉलेज में कायदे से मेडिकल कॉलेज है, वो भी भावलपुर में ही है। तो जो मेरी कार्डियोलॉजी की फेलोशिप थी वो मैंने विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर से की है। जो मेरी सेकंड फेलोशिप थी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी की, वो मैंने तबा से की है। उसके अलावा मैंने नेशनल बोर्ड ऑफ एकोकार्डियोग्राफी यूएसए किया हुआ है। तो अभी रिसेंटली मैंने स्ट्रोक के एग्ज़ाम भी दिए हुए। तो अभी हमारा प्लान है कि हम आगे स्ट्रोक का प्रोग्राम भी होपफुली स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, ये फालज के मरीजों के लिए जो होता है इंशाल्लाह। यानी वो भी दिल से रेलेवेंट वो अमूमन ये होता है कि वो एक ख़ास विंडो होती है कि जिसमें किसी मरीज़ को अगर फालज हो जाए तो होता है कि अगर आप उसकी दिमाग की नाली से क्लॉट निकाल दें तो चांसेस होते हैं कि काफ़ी हद तक रिकवरी हो जाती है। तो अभी हम उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, रिसेंटली पीआईसी पेशावर में एक 14 केसेस एक दिन में किए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है टेवी का।
तो आपका पहला केस था और हम तो आपको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन वो जो 14 वाला अगर रिकॉर्ड आपको तोड़ना पड़े, यानी आपने अभी इसको कंटिन्यू रखना है, वो 14 वाला रिकॉर्ड आप तोड़ सकते हैं? आमिर भी बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा फंड्स की ज़रूरत होती है। अच्छा। पहले तो मैं पीएसी टीम को, ख़ासतौर पे डॉक्टर अली रज़ा को और उसकी पूरी टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं कि वो डिज़र्व करते हैं। अली को मैं पर्सनली तौर पे भी जानता हूँ, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। तो ये कि वो एक अच्छा, उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया और बाकियों को एक अच्छा टारगेट दिया है कि वो इसको ज़रा फॉलो करें और ज़रा एग्रेसिवली काम करें ताकि इसको जल्द से जल्द हमारे सामने, हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेजर इशू हमारे लिए फंड्स के होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई वे आउट बनाएं कि ताकि इस प्रोसीजर को हम कॉन्टीन्यूसली स्टार्ट करें। अभी हम बेशक 14 की बात तो नहीं करते, लेकिन हम तो चाहते हैं कि कम से कम महीने 2 महीने में 1 या 2 केसेस लाजमी हो हमारे पास, ताकि हम इसको एक स्मूथ लाइन लेके चल सकें। अभी तो चलना इंपॉर्टेंट है, भागना तो फिर बात की बात है। चलें, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपको भी कंग्रेचुलेशंस। और हम अपने प्लेटफॉर्म से डॉक्टर अली पीआईसी पेशावर, उनको भी कंग्रेट करते हैं, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और इस तरह हमारी नेक ख्वाहिशात हर डॉक्टर के लिए वो अपनी अपनी फील्ड में इसी तरह प्रोफेशनली आगे बढ़ते रहें। तो बड़ा खूबसूरत इंसाइट था डॉक्टर उसामा मुनीर की तरफ से, आप ज़रूर सुने और आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हम किसी ऐसे ही प्रोफेशनल शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।